नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे एनसीपी में भगदड़ मच गई है। शरद पवार की बोलती बंद हो गई है। दरअसल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 2019 में शरद पवार से बीजेपी की बातचीत हो गई थी, लेकिन सहमति के 3-4 दिनों के बाद शरद पवार पीछे हट गए। इस तरह अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनने से चूक गए और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। मतलब अंतिम वक्त में शरद पवार ने गेम कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर डबल क्रॉस करने का आरोप लगाते हुए पीठ में छुरा घोंपने की बात कही है। तो आज देवेंद्र फडणवीस के इस बड़े खुलासे की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस जो खुलासे कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो पूरी है, क्योंकि उस समय के सिचुएशन जो बने थे 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों एक साथ चुनाव लड़ी, चुनाव का परिणाम आया, शिवसेना थोड़ी परेशान थी। यानी उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर हावी हो रही है, मतलब अब बड़े भाई की भूमिका में है, तो हमें अब नेगोशिएशन करना चाहिए। इसीलिए शिवसेना ने साथ देने से मना करना शुरू कर दिया कि सीएम उद्धव ठाकरे बनेंगे। अब ये परिस्थितियां लंबे समय तक चली। 10 दिन के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि एक नया तरीके से गठबंधन बनाया जाना चाहिए। उसी समय शरद पवार 2-3 बयान देते हैं। पहला बयान जब उनसे बात की जाती है कि ये सिचुएशन जो चल रहा है महाराष्ट्र में, उसमें आपकी क्या भूमिका होगी, तो उन्होंने सरकार में जाने से साफ तौर पर मना कर दिया। उनका मानना था कि अभी जो महाराष्ट्र की जनता ने हमें दिया है, वोट दिया है, वो विपक्ष में बैठने के लिए दिया है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए दिया है, तो उन लोगों को सरकार बनाना चाहिए। हम विपक्ष में ही बैठेंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि शरद पवार दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आकर वो पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, बात कहते हैं कि ये मुलाकात जो थी ये कृषि मामलों के लेकर थी, और ये उस समय से चल रहा है पीएम मोदी के साथ हमारी मुलाकातों का दौर और संबंध, जब वो गुजरात के सीएम थे और हम कृषि मंत्री हुआ करते थे। ये एक बहाना था जो यहां पर शरद पवार जब आए तो पीएम मोदी के साथ बातचीत में उन्होंने इशारा किया था कि अगर शिवसेना से आपकी बात नहीं बनती है तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और इसी के बाद जब शिवसेना उस समय उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस से लग रहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, एनसीपी का भी सहयोग लेंगे तो हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस बीच शरद पवार जो चाह रहे थे कि इधर अगर नहीं बने तो भाजपा के साथ गठबंधन किया जा सकता है, और उस समय इनकी प्लानिंग दूसरी थी कि अजीत पवार को यहां डिप्टी सीएम बनाओ और सुप्रिया सुले को केंद्र में मिनिस्टर बनाओ, ताकि मोदी कैबिनेट में शामिल हो जाए, केंद्रीय राजनीति करें और यहां पर अजीत पवार हैं जो राज्य की राजनीति करें। लेकिन अचानक से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी बातचीत थी वो टूट गई। क्यों टूटी? क्योंकि इनके लोगों ने इनको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आप सरकार बनाते हैं तो आपकी नहीं सुनी जाएगी। यानी आप सरकार में शामिल होंगे, लेकिन जैसे आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, वैसे सरकार में जो कठपुतली की तरह आपके मुख्यमंत्री आपके इशारे पे चलते हैं, चाहे कांग्रेस के ही क्यों ना हो, वो स्थिति नहीं होगी। देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम अगर अजीत पवार भी रहेंगे तो सरकार में वर्चस्व भाजपा की ही रहेगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए अचानक से इनके सुर बदलने शुरू हुए और पहले इन्होंने अजीत पवार को भेज दिया देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत करने के लिए। दूसरी बात यह हो गई कि उस समय इनको लगने लगा था कि हमारे परिवार में वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि रोहित पवार को इन्होंने विधानसभा में टिकट ही इसलिए दी थी क्योंकि वो सुप्रिया सुले के साथ खड़े हो सके। यानी एक भाई के जो बेटे हैं अजीत पवार खुद अपनी राजनीति में हैं, दूसरे एक भाई इनके जो हैं उनके पोते को उन्होंने टिकट इसलिए दिया था कि परिवार के अंदर कम से कम हमारा ज्यादा वजन रहे, सुप्रिया के साथ कम से कम रोहित रहे, और इसीलिए बैलेंस करने के लिए उन्होंने रोहित पवार का इस्तेमाल किया। लेकिन
उस समय जो पारिवारिक विवाद चल रहा था, अचानक से शरद पवार को पलटी मारने का एक और मौका दिया कि अजीत पवार की बेइज्जती कैसे होगी, कैसे अजीत पवार आखिरकार बैकफुट पर आएगा। इसके लिए उन्होंने दो तरह का काम किया। एक तो भारतीय जनता पार्टी को जो वादा किया था वो भी तोड़ दिया, और दूसरी तरफ अजीत पवार को बेइज्जत करने का एक प्लान बनाया कि जब ये डिप्टी सीएम बन जाए उसके बाद हम बैठ के करेंगे कि तुम्हारे पास तो विधायक ही नहीं है, तुम कैसे सरकार चला पाओगे। इसीलिए 80 घंटे के अंदर वो सरकार गिर जाती है। अब उसको अभी के समय में देखा जाना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस ने इस समय क्यों वो बातें कही जो कि 2019 का है। 2019 के बाद अब फिर से महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। इस बीच एनसीपी में क्या चल रहा है? एनसीपी के अंदर वही स्थिति आ गई है जो 2019 में पैदा हुई थी। अजीत पवार और शरद पवार एक दूसरे के आमने सामने हैं। मौके की तलाश अजीत पवार भी कर रहे हैं और शरद पवार उनको दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने इस्तीफे का नाटक किया कि हम इस्तीफा दे देते हैं ताकि शरद पवार के इस्तीफे से बवाल पैदा हो, एनसीपी में लोग हमारे सामने खड़े हों और फिर मान मनोवल के दौर में अजीत पवार पीछे चले जाएं जी, और बेटी को आगे कर दें, बेटी के आगे करें। और वही हुआ भी, लोगों ने मनाया और वो मान गए। और फिर कुछ समय के अंदर ही बेटी को आगे करने के लिए एक और नौटंकी की गई कि कुछ नेताओं ने कहा कि अब आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहिए किसी को। नेताओं ने नाम सुझाया प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले का। ये नेताओं ने जो नाम सुझाया वो पहले से क्यों नहीं बता रहे थे? क्योंकि अगर जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, राष्ट्रीय पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा जो भी हो, लेकिन पार्टी के अंदर लोकतंत्र की बात हो या फिर पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी एक है जहां पर कैडर को सुना जाता है। वहां पर जो नेता हैं उसमें से चुन के बाहर आते हैं। वो परिवारवादी पार्टी नहीं है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस की बात तो सब लोगों को पता है, एक परिवार की पार्टी है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जितनी भी है, चाहे लालू प्रसाद यादव की हो, मुलायम यादव की हो, या फिर ममता बनर्जी की हो, या फिर हेमंत सोरेन हो, हर जगह पर करुणानिधि, स्टालिन, उसके बाद जयललिता की भी जो पार्टी रही, जयललिता का कोई था नहीं तो इसलिए परिवार का आगे बढ़ा नहीं, लेकिन जयललिता से पहले तो वही परिवारवादी पार्टी ही रही। तो इसीलिए जितनी भी 9 से 100 तक क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक परिवार की पार्टी है, उसमें दूसरे की सुनी कहां जाती है। शरद पवार को कौन सलाह देगा कि आप ये काम करें, ये काम ना करें? और इसलिए ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई कि अजीत पवार को पीछे ढकेला जाए। और फिर अब एक के बाद एक अजीत पवार अपना दांव चल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम अब विधानसभा की राजनीति नहीं करेंगे, संगठन की राजनीति करेंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो शरद पवार ने एक और दांव चल दी, छगन भुजबल को आगे बढ़ा दिया कि आप बोलो ओबीसी का कोई अध्यक्ष होना चाहिए। 40% ओबीसी का पॉपुलेशन है महाराष्ट्र के अंदर, मराठाओं से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ओबीसी का कोई प्रदेश अध्यक्ष हो जिसमें छगन भुजबल अपना नाम भी दें और अजीत पवार को पीछे कर दो, ताकि अजीत पवार जो मांग कर रहे हैं संगठन में काम करने का, वो प्रदेश अध्यक्ष न बन पाए। लेकिन ये जो खुलासे हो रहे हैं, ये खबर भी तो अजीत पवार के पास तक गई होगी और अजीत पवार भी अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं कि शरद पवार उनके साथ गेम कर रहे हैं। तो अगला कदम क्या हो सकता है अजीत पवार? देखिए, ये अजीत पवार को बताने के लिए नहीं है, ये शरद पवार को की जो छवि है, शरद पवार जो अपने आप को दिखाते हैं और पर्दे के पीछे करते हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को समझने के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया है वो अपनी छवि को चमकाने के लिए कर रहे हैं। ये तो एनसीपी के लोग कह रहे हैं, लेकिन अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस 2019 से पहले भी और 2019 के बाद बेहतर संबंध दोनों के बीच रहा है। आज जो फडणवीस ने बोला वो अजीत पवार के लिए बोला है। अजीत पवार की स्थिति अभी एनसीपी के अंदर थोड़ी कमजोर पड़ी जब से प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया, सुप्रिया सुले को बनाया गया, शरद पवार ने अपना एक गुट बना लिया और अभी कुछ दिन पहले जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी उसके पोस्टर में अजीत पवार को गायब कर दिया गया। अजीत पवार अभी कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनको चाहिए कि एक कम से कम
शरद पवार के खिलाफ कोई खुलासा हो जिसमें पता चले एनसीपी के नेताओं को भी कि ये आदमी किसी के लिए विश्वसनीय नहीं तो हो क्या सकता। बीजेपी की तरफ से ये जो बयान आया है वो अजीत पवार के हिसाब से सॉफ्ट कॉर्नर को बताता है? बिल्कुल, अजीत पवार के लिए देवेंद्र फडणवीस बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये कर दिया कि देखो, एनसीपी के जो दूसरे नेता हैं, वो सारे के सारे नेता जो आज शरद पवार के पीछे खड़े हैं, वो सब समझ लो कि शरद पवार कैसा धूर्त नेता है जो किसी का नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे को झांसे में रखा, कांग्रेस को झांसे में रखा, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद 4 दिन के अंदर पीछे हट गया। और ये पुराना खिलाड़ी जो बताया जाता है, जिस सोनिया गांधी के कारण इसने कांग्रेस छोड़ी, उसी सोनिया गांधी के कांग्रेस के साथ तुरंत गठबंधन कर लिया महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए। तो इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करो, शरद पवार के बदले अजीत पवार पर भरोसा करो, और यही आगे होने वाला है। क्या पता आने वाले वक्त में बीजेपी शरद पवार के खिलाफ कोई सबूत ना पेश कर दे जनता के सामने। देखिए, सबूत तो है ही, और शरद पवार के खिलाफ एक के बाद एक खुलासे होंगे, क्योंकि शरद पवार भी यही काम करते हैं। शरद पवार का पिछला जो कितने इंटरव्यू हैं, वो सब में देखिए, उद्धव ठाकरे की छवि कमजोर करने के लिए वो वैसी बातें करेंगे कि उद्धव ठाकरे को मैंने सलाह दी थी अपने पार्टी के नेताओं के लिए, वो माना नहीं, उसके बात करने के लिए कहा था, वो माने नहीं। तो इसका मतलब है कि वो कांग्रेस के लिए भी यही बात करते हैं, उद्धव ठाकरे के लिए भी यही बात करते हैं, गठबंधन भी बनाए रखते हैं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी करते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में वही रहें, और ये अजीत पवार समझ चुके हैं कि ये अपनी बेटी को एनसीपी सौंपना चाह रहे हैं। अब देर सवेर जब भी हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, 6 महीना हो, चुनाव से पहले हो, अजीत पवार अपना रास्ता अपनाएंगे। और अब देवेंद्र फडणवीस अपना ये जो मित्र धर्म कहा जाता है, वो मित्र धर्म निभा रहे हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए कि गद्दार शरद पवार है या अजीत पवार। अजीत पवार को मजबूत किया जा रहा है एनसीपी के अंदर। अब देखते हैं, जितने नेता शरद पवार के साथ हैं, ये जानने के बाद उनको भी लगेगा कि ये कभी भी किसी के साथ धोखा कर सकते हैं। इसलिए अपने जो गुट है वो बदल लो और अजीत पवार को मजबूत करो। वो इनसे बेहतर इंसान हैं, विश्वसनीय व्यक्ति हैं, और यही गेम चल रहा है जिसका जल्द ही नतीजा सामने दिखेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो इस बड़े खुलासे से शरद पवार की बोलती बंद हो गई है। एनसीपी के पास इस खुलासे का कोई जवाब नहीं है, बल्कि एनसीपी देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रही है कि वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की छवि धूमिल करने के लिए शरद पवार के नाम का दुरुपयोग कर प्रसिद्धि पाने की कोशिश कर रहे हैं। पर देवेंद्र फडणवीस के इस खुलासे में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, वो हमने आपको बताया। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।